नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करेंगे देवभूमि की खबरों का। बागेश्वर दौरे पर मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने बागनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। केदारेश्वर मैदान में आयोजित जनसभा में शामिल हुए। कई जन कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर में बागनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद केदारेश्वर मैदान में आयोजित जनसभा में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से कई जन कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुनने के लिए क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग केदारेश्वर मैदान में इकट्ठा हुए। मुख्यमंत्री ने हस्तशिल्प से संबंधित कई विभागीय प्रदर्शनियों का भी अवलोकन किया। वहीं कारीगरों से बातचीत करते हुए सीएम धामी ने उनका हौसला बढ़ाया और कारीगरों ने सरकार की ओर से मिल रहे सहयोग के लिए उनका आभार भी जताया। वहीं सीएम धामी ने पूजा अर्चना करने के बाद कहा, यहाँ अनेक स्थान हैं और यहाँ धार्मिक क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र का समग्र विकास हो, उस दिशा में हम काम करेंगे। यह क्षेत्र प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। साथ ही कार्यक्रम में शामिल होकर कहते हैं, मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि आज हमने बागेश्वर में 108 करोड़ रुपए से अधिक की 42 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। मुझे विश्वास है कि ये सभी योजनाएं न केवल इस क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में, बल्कि हमारे सभी नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति देने में भी बहुत मददगार साबित होंगी। बागेश्वर दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। बागेश्वर भगवान बागनाथ की भूमि है और इस भूमि का अपना बहुत पौराणिक महत्व है। मानस खंड से लेकर सभी हमारे ग्रंथों में, और मां सरयू का तट भी है। यहाँ कौसानी जैसा हमारा विश्व प्रसिद्ध स्थान भी है। पिंडारी ग्लेशियर है। अनेक स्थान यहाँ पर हैं जहाँ धार्मिक क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आज हम बागेश्वर जनपद में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई, पेयजल, खेल, कला एवं संस्कृति से जुड़ी हुई 108 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 42 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास आज हमने किया है। इसके साथ ही आज जहां एक और क्षेत्र के विकास और स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हमारे स्वयं सहायता समूह के 40,000 लाभार्थियों को 26.5 करोड़ रुपए की धनराशि भी वितरित की जा रही है। सीएम धामी ने वीडियो संदेश जारी कर लोगों से अपील की। सीएम धामी ने हरिद्वार में लोगों से स्वच्छता की अपील की। स्वच्छता से जनपद की पहचान मजबूत होगी। सीएम धामी ने कहा, जिले को सुंदर, स्वच्छ और प्रेरणादायक बनाएं। सीएम धामी, जन भागीदारी से ही जिला आदर्श बनेगा। सीएम धामी का कहना है कि जन भागीदारी से ही जिला आदर्श बनेगा। जनता से स्वच्छता को जन आंदोलन का रूप देने की अपील की। हरिद्वार में मुख्यमंत्री धामी ने जिलावासियों से स्वच्छता की अपील की है। जहां सीएम धामी हरिद्वार वासियों से अपील कर संदेश देते हुए सीएम धामी ने कहा कि जनपद को सुंदर, स्वच्छ और प्रेरणादायक बनाएं। संत समाज, व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों से भी सहयोग मांगा। धार्मिक संस्थाओं से भी जन जागरण अभियान में जुड़ने का आग्रह किया। स्वच्छता से जिले की पहचान मजबूत होगी। जन भागीदारी से ही आदर्श जनपद बनेगा। जनता से स्वच्छता को जन आंदोलन का रूप देने की अपील की। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने वीडियो से संदेश जारी कर लोगों से स्वच्छता की अपील की है। सीएम धामी ने हरिद्वार में स्वच्छता की अपील की है। स्वच्छता से जनपद की पहचान मजबूत होगी। श्रद्धा नमस्कार। संपूर्ण विश्व में आध्यात्मिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हरिद्वार जनपद, जिसे पवित्र चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, यहाँ की पावन धरा, जहाँ पर कुंभ जैसे महापर्वों के साथ साथ प्रतिवर्ष कांवड़ मेला और विभिन्न स्नान पर्वों का भी भव्य आयोजन होता है और इनमें प्रतिवर्ष करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होता है।
जनपद हरिद्वार को स्वच्छ सुंदर बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का परम कर्तव्य है। इसी उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा संपूर्ण जनपद में नगरीय क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में नगर निकायों, विकास खंडों तथा जिला पंचायत के माध्यम से निरंतर स्वच्छता अभियान चलाते हुए जनपद हरिद्वार को उत्तराखंड राज्य का ही नहीं बल्कि भारतवर्ष का सबसे स्वच्छ एवं सुंदर जनपद बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि हरिद्वार जनपद में आने वाले श्रद्धालुओं तथा पर्यटकों के मन मस्तिष्क में स्वच्छता के प्रति विशेष संकल्प विकसित हो सके और वह देवभूमि उत्तराखंड से पर्यटन, स्वच्छता और अध्यात्म का एक अनूठा अनुभव अपने साथ ले जा सकें। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देशन और मार्गदर्शन में हमारे देश के कोने कोने में स्वच्छता का बहुत ही अनुकरणीय अभियान प्रारंभ हुआ है, जिसे हम सभी को आम जन सहयोग से आगे बढ़ाना है और समय समय पर स्वच्छ भारत अभियान तथा अन्य आयोजनों पर स्वच्छता के प्रति आह्वान कर इस पुनीत कार्य को निरंतर जारी रखना है, क्योंकि स्वच्छता एक दिन का कार्य नहीं है बल्कि संकल्प के साथ हर दिन आत्मसात करने का प्रयास है। देवभूमि उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते मैं जनपद हरिद्वार की समस्त संस्थाओं, संत समाज, संगठनों, व्यापार मंडलों, जनप्रतिनिधियों, मीडिया कर्मियों तथा आम नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि आप सभी हरिद्वार को सबसे स्वच्छ एवं सुंदर जनपद बनाए रखने में अपना अमूल्य योगदान अवश्य दें। धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय गंगा मैया। खटीमा में पुलिस प्रशासन ने शहर की यातायात व्यवस्था और अन्य समस्याओं को लेकर नगर पालिका व्यापार मंडल और टुक टुक संचालकों की बैठक का आयोजन किया, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष मौजूद रहे। इस दौरान खटीमा कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि मेला घाट रोड पर जो प्राइवेट बस खड़ी रहती है उनको थाने के पास खाली स्थान पर खड़े करने की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा रेहड़ी ठेली वालों की जो अतिक्रमण की समस्या है उसको लेकर भी चर्चा की गई और व्यापारियों को निर्देश दिए गए। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि कोतवाली खटीमा के प्रभारी निरीक्षक ने नगर पालिका व्यापार मंडल और टुक टुक संचालकों की मीटिंग ली, जिसमें खटीमा शहर में अतिक्रमण और टुक टुक संचालकों के सत्यापन और उनके चलने वाला रोड रूट का निर्धारण किया। देखिए, आज मेरे द्वारा खटीमा शहर की यातायात व्यवस्था और अन्य समस्याओं को लेके नगर पालिका व्यापार मंडल और टुक टुक वालों की एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे चेयरमैन नगर पालिका साहब भी उपस्थित रहे और अन्य व्यापारी पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। इसमें हमने जो है शहर में जो हमारी समस्याएं हैं, जो डेली रूटीन की समस्याएं, उनको लेकर डिस्कशन किया है और अभी हम स्टेप बाय स्टेप जो है इसमें कुछ हमने डिसीजन लिया है, जिसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। आज सम्मानित कोतवाल साहब द्वारा एक मीटिंग का रखा गया था, जिसमें क्षेत्र में जो तमाम जाम की स्थिति पैदा हो रही है उसके निदान के लिए सभी लोगों से विचार लिए गए हैं और उसमें विचारों का आदान प्रदान हुआ है और हमारा ये मानना है कि खटीमा को सुंदर, स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए जाम की स्थिति से निजात दिलाना भी बहुत ज़रूरी है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना भी है। सितारगंज में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की विवादित टिप्पणी से सिख समाज भड़क गया, जहां सिख समाज ने नाराजगी जताई और नाराजगी जताते हुए नगर के मुख्य चौराहे पर हरक सिंह रावत के पुतले को फूंक दिया, जिसको लेकर सिख समाज ने कहा कि हरक सिंह रावत को 12 बजे का इतिहास पता होना चाहिए। हरक सिंह रावत ने एक कार्यक्रम के दौरान सरदार जी 12 बज गए जैसी एक विवादित टिप्पणी की थी। हालांकि उन्होंने इसे मजाक करार दिया है, लेकिन इस मामले को सिखों ने गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के सिखों ने हरक सिंह रावत के खिलाफ फिलहाल मोर्चा खोल दिया है।
टिप्पणी करी है 12 बजे वाली, इतनी मजाक और इतनी शर्मसार बात है ये कि इनको देखना चाहिए कि सिख समाज ने इस राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए क्या क्या किया है, हिंदू समाज के लिए क्या किया गया है, उस पर टिप्पणी करी है। इन्होंने कभी गूगल पे सर्च ही नहीं किया, इनको जानकारी नहीं है कि सिख समाज ने हिंदू धर्म के लिए और इस राष्ट्र के लिए कितनी कुर्बानियाँ करी हैं और उस पर उल्टी टिप्पणी कर रहे हैं। बहुत ही शर्मसार बात है ये मुगलों ने जब यहाँ राष्ट्र पूरे भारत से कहीं भी जब लड़कियाँ ले जाते थे तो वो गुहार करने के लिए सिख समाज के पास जाते थे, जो जंगलों में रह के रात के 12 बजे अटैक करते थे मुगलों पे और उनकी लड़कियों को बचा के लाते थे। ये था 12। और वो लोग कहते थे, मुगल समाज कहता था कि ये रात के 12 बज गए तो अब आप बचो। तो ये नहीं पता कि मैं जिसको टक्कर मार रहा है उनकी कुर्बानी क्या है। देखो, सिख समाज के साथ कांग्रेस ने 1984 से लेकर आज तक क्या करा, किसी से छिपा हुआ नहीं है। हम लोग तो यही झेलते आ रहे हैं। हमारे जो गुरुओं ने जो कुर्बानी दी है उनके तो ये जूती जैसा भी नहीं है जिनके लिए ये चीज़ें बोल रहा है कि 12 बज गए। इसको 12 बजे का इतिहास का नहीं पता। पहले गूगल पे सर्च करे। 12 बजे जब मुगलों के यहाँ से जो बेटियाँ और जो बेटे छुड़ाए जाते थे वो रात के 12 बजे छुड़ाए जाते थे, क्योंकि उस समय वो सोए हुए थे। तो इसलिए ये 12 बजे का इसको इतिहास का पता नहीं है। कि जिस आदमी को आदत हो जाती है ना कि मुझे कुर्सी चाहिए और राज करने की जिसको आदत हो जाती है, और जब वो राज खत्म हो जाता है, ऐसी चीज नहीं है। ये तो सिखों की जूती जैसा भी नहीं है। टिहरी के नरेंद्र नगर ब्लॉक में बीडीसी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, ब्लॉक प्रमुख दीक्षा राणा और सीडीओ वरुणा अग्रवाल भी मौजूद रहे। बैठक में मानव जीव संघर्ष वाले क्षेत्रों में सोलर लाइट और ग्रास कटर उपलब्ध कराने पर सहमति बनी। ग्रामीणों ने झाड़ी कटाई, पानी, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और बंदरों के आतंक से जुड़े मुद्दे उठाए। वहीं अधिकारियों ने मनरेगा से झाड़ी कटान शुरू करने और सभी समस्याओं पर बिंदुवार कार्रवाई का भरोसा दिया। इस बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। खटीमा में पत्रकार प्रेस परिषद खटीमा इकाई की पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बैठक हुई, जिसमें पत्रकार प्रेस परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के भेजे गए पत्रकारों के आई कार्ड बांटे गए और राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश अध्यक्ष का धन्यवाद किया। इस दौरान प्रदेश महासचिव पत्रकार प्रेस परिषद उत्तराखंड ने बताया, पत्रकार प्रेस परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिसंबर महीने में बुलंदशहर में पत्रकारों का एक महासम्मेलन करने की घोषणा की, जिसमें लगभग 1000 पत्रकार मौजूद रहेंगे। साथ ही प्रेस परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और कैबिनेट स्तर के मंत्री इस महाअधिवेशन में शामिल होंगे। परिषद लगातार 4 वर्षों से खटियावा में कार्यरत है। आज उनके सानिध्य में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष असफ अली के द्वारा जो यहाँ पत्रकार प्रेस परिषद के आई कार्ड भेजे गए थे, उनको आज वितरण किया गया। साथ ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा यह घोषणा की गई है कि दिसंबर माह में बुलंदशहर में लगभग 1000 पत्रकारों का भव्य सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें उनका कहना है कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी और कैबिनेट स्तर के मंत्री उपस्थित रहेंगे। और हमारे पत्रकार प्रेस परिषद के साथियों से आग्रह है कि बड़ी से बड़ी संख्या में आकर उनका उत्साह प्रदान करें। विकासनगर तहसील परिसर इन दिनों सिंचाई विभाग की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहा है, जहां नहर के चौक होने के कारण मुख्य गेट से लेकर कार्यालय के अंदर तक जलभराव की स्थिति बन गई है। गंदे पानी और कीचड़ से आम जनता, विशेषकर महिलाओं और बुजुर्गों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बताते चलें कि तहसील परिसर में जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त दिखाई दे रही है। लोगों की आवाजाही में मुश्किल हो गई है और कई जरूरी काम भी प्रभावित हो रहे हैं। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि हर दिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से समस्या के समाधान को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया है।
जिसके बाद ग्रामीणों ने मांग की है कि तहसील जैसे महत्वपूर्ण सरकारी भवन में जलभराव की समस्या को तुरंत दूर किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। तहसीली सुरक्षित नहीं है तो और विभागों का क्या हाल होगा। सिंचाई विभाग की नाकामी है सबसे बड़ी, तो कि देख रहे 4-5 दिन से पानी की यही पोजीशन है, पार्किंग की व्यवस्था खराब है। विकलांग लोग जो फरियादी एसडीएम साहब के पास आते होंगे वो भी आप देख रहे हैं विकलांगों को कैसे लोग उठा के ले जा रहे हैं। और दूसरा जो लोग पार्किंग में आप गाड़ियां देख रहे हैं, पार्किंग से बाहर खड़ी आधी गाड़ियां तो आपने देखी होंगी। कुछ बाहर में भी पानी, वकीलों के यहाँ जो वकील साहब है हमारे, उनके यहाँ भी बाहरों में पानी घुसा हुआ है। इस बारे में ये कहना चाहते हैं, हमारी सारी पार्किंग इस पानी से डूब गई है और जितने भी यहाँ पे वादकारी आ रहे हैं सबको बड़ी परेशानी हो रही है। और मैंने एसडीएम साहब के संज्ञान में भी आज ये बात लाई थी। मैंने कहा सिंचाई विभाग को बुला करके ये जो नाला हमारी नहर चौक हो रखी है इसको खुलवाया जाए, लेकिन अभी तक कोई सिंचाई विभाग का कर्मचारी या अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। ये बड़ा खेदजनक विषय है और ये सभी लोगों को यहाँ परेशानी हो रही है। पोर्टल पर फर्जी रिपोर्ट लगाए जाने का गंभीर मामला सामने आया, जहां सेठपुर गांव के शिकायतकर्ता ने गांव के बारात घर पर अवैध अतिक्रमण की शिकायत सीएम पोर्टल पर दर्ज की थी, लेकिन संबंधित अधिकारियों ने कथित तौर पर फर्जी रिपोर्ट लगाकर मामले को दबाने की कोशिश की। शिकायतकर्ता का कहना है कि गांव के बारात घर पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है, लेकिन अधिकारियों ने उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। इसके बजाय सीएम पोर्टल पर यह दर्शा दिया कि बारात घर की सफाई कर दी गई है, जबकि मौके पर हालात बिल्कुल पहले के जैसे ही बने हैं। उन्होंने जिलाधिकारी से फर्जी रिपोर्ट लगाने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है और कहा कि वे सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंप चुके हैं। अब देखना होगा कि जिलाधिकारी इस गंभीर मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। सर ये जो है मैंने पहले तो 4 महीने पहले शिकायत की थी, उस पर कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करी, 2 महीने हो गए लगभग, 9 अक्टूबर को। उस पर कार्रवाई नहीं हुई कुछ भी। फिर मैंने जो तहसील दिवस लक्सर में जो है 4 नवंबर को शिकायत करी डीएम साहब के समक्ष जाकर। उस पर एडीओ पंचायत ने जो है 3 दिन का समय मांगा था, उसमें कुछ नहीं हुआ। 1 महीने तक कुछ नहीं हुआ। तो फिर मैंने जो है परसों 4 दिसंबर में जो है डीएम साहब के इसकी शिकायत की है, मुख्य विकास अधिकारी की शिकायत करी है। और जी अब देखता हूँ, अब मैं जो है पंचायत राज अधिकारी जो हरिद्वार उनके पास जा रहा हूँ। हम तो चाह रहे गांव में जमीन नहीं है, बैठक नहीं किसी गांव में रहा, बदात रुक जा, गांव का भविष्य सुधरेगा, किसी जागती बदात टिकट सुबह अच्छा लगा। अब लोग कहाँ टिकट दे रहे, इसमें कूड़ी कुबाड़ कूड़ी गोस्से पात ने ये काम कर रखा, दारू पीनी भांग पीनी, बैठक बना रखी, रात को 11 बजे तक बैठा। अब कौन जिम्मेदार बना, कोई मर गया, मैं अध्यक्ष ने यहाँ से क्या अब तक क्या हो रहा है रात को इसमें। अच्छा क्या अधिकारी तो हाँ दिखाई भी देते जो आप भाग जा, पता नहीं जेब पैसे गिरा क्या गिरा। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा विभाग अब दिव्यांगता प्रमाण पत्र का गलत लाभ उठाने वाले शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी पे है, जहां विभाग ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी है। यह समिति केस टू केस आधार पर सभी संदिग्ध दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की गहनता से जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। रिपोर्ट के बाद गलत तरीके से लाभ पाने वालों पर कठोर कार्रवाई भी तय है। आयुक्त दिव्यांगजन राज्य चिकित्सा परिषद से जुड़े 52 शिक्षकों की एक सूची विभाग को भेजी गई थी, जिन्हें अपात्र श्रेणी में रखा गया। इनमें 2 प्रधानाध्यापक, 21 प्रवक्ता और 29 सहायक अध्यापक शामिल हैं। सभी के खिलाफ विभागीय स्तर पर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। विभाग का कहना है कि अगर किसी ने गलत तरीके से लाभ लिया है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें ये था कि ये मामला काफ़ी समय पूर्व का मामला है, जिसमें कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी प्राप्त की गई थी। तो इसमें 2022 में स्टेट मेडिकल बोर्ड ने अपना एक बोर्ड गठित किया था, तो उसके आधार पर कुछ लोगों को उसमें जो है नहीं पाया गया कि दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं। तो जितने भी ऐसे लोग थे सबसे हमने जो भी कमेटी ने जो भी रिकमेंडेशन की थी उसके आधार पर
मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत पूरे हरिद्वार में लगातार 18 से 19 दिनों से सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जहां मेलाधिकारी सोनिका, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और मुख्य नगर आयुक्त नंदन कुमार के नेतृत्व में गंगा तटों, मुख्य मार्गों और सार्वजनिक स्थलों पर विशेष सफाई अभियान चलाया गया। अभियान में अखाड़ा परिषद, मठों, आश्रमों और धार्मिक संस्थाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसको लेकर अपर मेलाधिकारी ने बताया कि इस अभियान में भारत स्काउट गाइड और नगर निगम के पर्यावरण मित्रों का भी योगदान रहा। जिलाधिकारी ने नागरिकों और व्यापारियों से अपील की है कि वे कचरा डस्टबिन में डालकर शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। प्रशासन का लक्ष्य है कि हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छ और सुंदर वातावरण मिले। इसी पर्पज से ही कि लोग जागरूक भी रहें, लगातार इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है और आप मीडिया के माध्यम से जन जन को उसको पहुंचाया भी जा रहा है, ताकि सभी लोगों को भी अवेयरनेस हो कि पूरे जनपद में सभी लोग इसमें जुड़ रहे हैं। और लोगों को अधिक से अधिक जोड़ने के लिए, जैसा मैंने कहा, केवल ये सरकारी प्रोग्राम ही नहीं है, इसमें सभी जन सहभागिता के साथ हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। हमने कई ऐसे संगठन और अभी ऐसे समूह भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं जो हरिद्वार शहर में, रुड़की में काम करते हैं, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें भी कई लोग जुड़े हुए हैं। उनके साथ भी इसको हमको आगे बढ़ाएंगे और केवल ये कार्यक्रम मात्र ही ना रहे, लोग अपनी आम हैबिट्स में भी इसको इनकलकेट करें। इसी के लिए हम लोग आगे। रुड़की में उपसंभाग परिवहन विभाग ने ट्रैक्टर ट्रॉली सुरक्षा को लेकर 2 दिवसीय विशेष प्रवर्तन और जागरूकता अभियान चलाया, जहां अभियान का केंद्र मंगलौर के पास उत्तम शुगर मिल रहा, जहां ARTO एल्विन रोक्सी के नेतृत्व में टीमों ने ट्रैक्टर ट्रॉली की व्यापक चेकिंग की। 2 दिनों में कुल 265 चालान किए और 20 वाहनों को सीज किया, जिनमें से 9 चालान ओवरलोडिंग और कृषि ट्रैक्टरों के कमर्शियल उपयोग पर हुए, जबकि 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को मौके पर ही सीज किया गया। वहीं कोहरे के दौरान बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए चालकों को रिफ्लेक्टर टेप, लाल कपड़ा और चेतावनी लाइट लगाने की अनिवार्यता भी समझाई गई। मिल परिसर और कांटा स्थल पर कई वाहनों पर मौके पर रिफ्लेक्टर भी लगाए गए। साथ ही मिल प्रबंधन को भी सभी वाहनों पर सुरक्षा उपकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। की उपसंभाग द्वारा जितनी हमारी सभी का प्रवर्तन की टीम्स हैं, और 2 दिन का हमारे द्वारा विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें सारी टीम्स के द्वारा करीब 265 चालान किए गए, जिसमें से 20 वाहन हमारे सीज भी हैं। और इसमें विशेषकर हमारा जो फोकस था वो ट्रैक्टर ट्रॉली पे था, जिसमें हमारे द्वारा करीब 9 चालान किए गए, जो बिल्कुल ओवरलोड थे या फिर ट्रैक्टर जो हैं सारे लदे हुए थे, या फिर जो कृषि ट्रैक्टर कॉमर्शियल यूज़ कर रहे थे, और जिसमें से हमने 3 वाहन को करीब सीज भी किया है। और ख़ासकर ये जो ट्रैक्टर ट्रॉली का अभियान है, ये हमारे जो MLA झबरेड़ा सर हैं, उनके द्वारा हमको निर्देशित किया गया था कि हम ट्रैक्टर ट्रॉली पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करें। चंपावत के लोहा घाट में राजकीय महाविद्यालय में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि, पालिका अध्यक्ष, विशिष्ट अतिथि, थाना अध्यक्ष लोहा घाट और पूर्व प्रधान राय नगर चौड़ी ने किया। सभी अतिथियों का महाविद्यालय की प्राचार्य ने स्वागत किया। बताते चलें, प्रतियोगिता महाविद्यालय के खेल प्रभारी के नेतृत्व में संपन्न की गई। वहीं सभी अतिथियों ने महाविद्यालय परिवार को खेल प्रतियोगिता के आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी और सभी खिलाड़ियों से खेल भावना से दमखम लगाकर खेलने को कहा। वहीं अतिथियों ने खेल प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया, साथ ही आगामी प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं दी। ये हमारा वार्षिक क्रीड़ा समारोह भी है और उसके साथ साथ ये ट्रायल भी है, जो छात्र अभी विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले हैं। अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता में जो बागेश्वर में आयोजित होनी है, उसका चयन भी इसी प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाना है। और इसके बाद छात्र जो यहाँ वार्षिक समारोह, वार्षिक क्रीड़ा समारोह चल रहा है, आज शुरू हुआ, 1 दिन ही कार्यक्रम है ये, जिसमें मोस्टली सारी हम प्रतियोगिताएं जो कि एथलेटिक्स से संबंधित हैं वो हम कराएंगे। और यहाँ पे बच्चे बड़े उत्साह से भाग ले रहे हैं और प्रत्येक प्रतियोगिता में। खबरों में फिलहाल इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।